अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर की जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ड कंप्लीट कर लिया था। तो लेट्स स्टार्ट्स न्यू चैप्टर विद न्यू जोश। सबसे पहले हेडिंग डालिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि बेसिकली उस वर्ड का मीनिंग क्या है, थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। बायो का मीन्स लाइफ, जो बहुत बार हम देख रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिविंग, और लिविंग के साथ लिविंग क्या है, ऑर्गेनिज्म से लिविंग है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, पूरा क्लासिफिकेशन का जो हमने डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, लिविंग वर्ड में भी। फिर से लिख देती हूँ ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की आप ग्रुप बनाते हैं। अब ग्रुप में यहाँ पे एनीथिंग में तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही लेंगे क्योंकि चैप्टर बायोलॉजिकल ही है, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities। इसका मतलब ये कि हमें ग्रुप्स बनाना है, हमें एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक तरफ रखना है और जो उससे डिफरेंट है उसे अलग रखना है, और जो दोनों से डिफरेंट है उसका थर्ड ग्रुपिंग कर देनी है, ठीक है। इसी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्क्राइब्ड सो फार। इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, कितने, 17 से 18 लाख को। अब इनमें से अभी देखो कैसे है, ये पूरी अर्थ है। अर्थ में हमने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को देख लिया है। इसमें से कुछ एल्गी हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म हैं, कुछ एंजियो हैं, कुछ ब्रायो हैं, टेरिडो हैं, उसके बाद कुछ प्रोटोजोआ है, कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं। ऐसे ऐसे करके सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरी की पूरी अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल पे भी, साउथ पोल पे भी हैं कुछ ना कुछ, इक्वेटर वाले एरिया पे भी कुछ ना कुछ है। ऐसे करके पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डिस्ट्रीब्यूट है। कितने 17 to 18 लाख हमने सर्च किए हैं, हमने उनको सर्च ढूंढा है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इतने ही हों, अभी आगे रिसर्च जारी है, ठीक है। तो 17 to 18 लाख स्पीशीज़ के बारे में हम देख रहे हैं कि इतने हैं। अब क्या दिक्कत आ रही थी कि ये सारे बिखरे हुए थे एक कोने में। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी के एक ही कोने पे, ऊपर वाले पे ही सिर्फ एल्गी है, ऐसा था नहीं। नीचे ही एल्गी, ऐसा भी नहीं था। पूरी की पूरी अर्थ जो थी वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से पूरी भरी हुई थी, ठीक है। अब दिक्कत क्या आई कि इंसान को जो आदत होती है हर चीज़ को सिस्टमेटिक रखने की, ठीक है, हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से रखने की इंसान की आदत होती है, वो ऑर्गेनाइज़ करता है हर चीज़ को। जैसे कि मान लो अगर आप किसी ऐसी दुकान में गए या फिर ऐसे सुपरमार्केट में गए जहाँ पे हर एक सामान एकदम बिखरा हुआ है, जैसे कि शू रैक, उसके बाद शू का कॉर्नर, फिर कपड़ों का कॉर्नर, फिर बुक्स का कॉर्नर, उसके बाद फिर टॉयज़ का कॉर्नर, स्पोर्ट्स भी, सब कुछ एक साथ ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, मिक्स है। और फिर अब आपको उस दुकान से सामान लेना हुआ तो उसको कितना टाइम लगाएगा वो दुकान वाला खुद ही देने में, और अगर आप खुद ले रहे हो उसमें तो आपको कितना टाइम लगेगा उसको लेने में। क्यों? क्योंकि सब बिखरा हुआ है, ढूंढोगे उसमें से, ठीक है। तो ऐसी शॉप्स में, ऐसे मॉल में कोई जाना नहीं पसंद करेगा। लेकिन अगर वही मॉल है जहाँ पे हर एक कॉर्नर जो है स्पेसिफाई किए हुए हैं, मेंस वियर, ये लेडीज़ वियर, ये बुक्स का कॉर्नर है, टॉयज़ का, ये स्पोर्ट्स का है, अकॉर्डिंगली अरेंज है, क्लासिफिकेशन की हुई है उसकी, तो वो उसमें आप जाओगे ना, उसमें ईजिली जाओगे आप, ताकि आपको शॉपिंग आप जल्दी कर पाओ। तो उसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पूरे के पूरे ऐसे अर्थ पे जो हैं एकदम बिखरे हुए पड़े हैं।
कौन से कहाँ पर हैं, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पे है। तो अब क्या हुआ, इंसान को हर चीज़ को उसे अरेंज करना है। तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हमें अगर इन्हें स्टडी करना है, अगर हमें इनको इनके बारे में जानना है कि आखिर ये अगर किसी भी सांप को ही, चलो एक स्नेक को ले लो, अगर स्नेक को ही पढ़ना है और स्नेक की पूरी स्पीशीज़ को पढ़ना है तो हमें उसे एक कॉर्नर में रखना पड़ेगा, मतलब एक जगह पे उसे रखें, उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म को रखें। अकॉर्डिंगली हम सबको सेपरेट करके जब रखेंगे तो हम उसे ईजिली पढ़ पाएंगे। तो इसी से क्लासिफिकेशन का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए तब तक। तो क्लासिफिकेशन की नीड बेसिकली क्यों पड़ी, अरेंज करने के लिए सिस्टमैटिक ऑर्डर में हर एक चीज़ को, हर एक ऑर्गेनिज्म को या कोई भी सामान हो तो इंसान को उसको चुल होती है दिमाग में कि हम उसे उसको अरेंज करके सिस्टमैटिक ढंग से हमें रखना है उसे, ताकि हमें उसे ईजिली उसको समझ सके, पढ़ सके या कोई भी उसका यूज़ ले सके। ठीक है, तो अब शुरुआत हो रही है क्लासिफिकेशन की। लेकिन अब शुरुआत कैसे होगी, शुरुआत ऐसे हुई कि जब हम पहले के, अगर हम जाएँ अपने एंसेस्टर की तरफ जाएँ, पुराने समय की तरफ जाएँ अगर, तो देखेंगे कि जो आदि मानव, जो लोग जंगल में रहा करते थे, उनके पास क्लासिफिकेशन का ज़रिया क्या था। वो तो क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं करते थे, प्लांट्स है, एनिमल्स है, कि एल्गी बनाया कि हम लोग अब बैक्टीरिया को अलग रखेंगे, ऐसा कुछ भी क्लासिफाई नहीं कर रहे थे। वो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो लिखिए, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन का मतलब होता है स्टार्ट, शुरुआत हो रही थी जब सिविलाइजेशन की। ठीक है, जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हो रही थी, पहले क्या थे, इंसान बड़ा असभ्य था। यह सभ्यता, जब सभ्यता की शुरुआत हुई, किसकी, सभ्यता की, जब इंसान असभ्यता था, हम माने तो असभ्य था। ठीक है, कैसे, मतलब उसके पास ना कोई कपड़े होते थे, क्या पहनता था, कुछ नहीं पहनते थे, कोई पत्ती वगैरह पहन लेते थे या फिर किसी जानवर की खाल उसे पहन लेते थे, कुछ भी खा लेते थे। उस समय थोड़े पिज़्ज़ा या बर्गर या कोई दुनिया भर की इटालियन मैक्सिकन रेसिपी कुछ नहीं बनाते थे ऐसा। जो भी जंगल में मिलते थे फ्रूट्स, उसको खा लिया उन्होंने। जो भी जानवर दिखा, हाँ इसको काट के खा सकते हैं, खा लिया। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना कि ये वाला इसका मांस अच्छा है, इसका नरम मांस है, इसका लीवर इसका अच्छा आता है। तो एक्सपेरिमेंट था ना उस समय, क्योंकि जीवन की शुरुआत हो रही थी। तो ऐसा असभ्य जब जीवन था, ठीक है, तब की बात है। अब क्या हुई, मैंने क्या लिखा है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब अब सभ्यता की शुरुआत हो रही है, सभ्य लोग बन रहे हैं। मतलब धीरे धीरे अब कपड़े पहनने लगेंगे, धीरे धीरे अब घर बनाने लगेंगे, खाने में भी थोड़ा अब समझ के खाने लगेंगे, कुछ भी नहीं खा लेंगे। तो जब ऐसा होने लगा तो उन्होंने सोचा कि अब हम इसको क्लासीफाई करें। तो उस ज़माने के लोग थे तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, वो वैसे ही करेंगे जो उनके पास, जो जिस चीज़ को वो यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो उनका क्लासिफिकेशन कैसा था, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। वो लोग क्या यूज़ कर रहे थे उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या क्या यूज़ कर रहे थे, रोटी, कपड़ा और मकान, शेल्टर। इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया अपना, रोटी, कपड़ा और शेल्टर, मकान, जो आज की भी नीड है। लेकिन आज हमारी नीड्स और बढ़ गई हैं। आज हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, आज हमें अमेरिका जाना है, आज हमें यूरोप जाना है ना, आज हमें आईफोन चाहिए। तो अकॉर्डिंगली नीड्स ऐसे इंसान की बदलती रहती हैं। तो उन्होंने इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। अब देखो फूड का अगर एग्जांपल लें तो फूड के एग्जांपल में हम ले सकते हैं, जैसे कि देखो उस समय लोग, मैंने क्या बताया, वो लोग चिकन खा रहे थे, ठीक है, किसी गोट को खा ले रहे हैं, या चलो मीट खा ले रहे हैं, मीट खा लिया, उसके बाद मैंगो खाया, उसके बाद इन्होंने एप्पल खा लिया, या कोई जंगली कोई फल खा लिया, ठीक है, कोई भी फ्रूट खा लिया या कोई भी वेजिटेबल खा ली। तब इन्होंने क्या किया, ये जो चिकन है और ये गोट है, ठीक है, यानी कि हैन, गोट, मैंगो, एप्पल,
ये सब कहाँ रख दिया, ये सब एक में रख दिया, फूड में रख दिया इन्होंने। ठीक है, तो आप ये बताओ कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तो प्लांट हैं और ये क्या है, एनिमल है। क्या है, ये एनिमल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्लांट और एनिमल को एक साथ रख दिया था। और आज हमें ये पता है, और ये क्लासिफिकेशन इसीलिए फेल भी हुआ क्योंकि प्लांट और एनिमल को जब आपने एक साथ रख दिया तो आपने क्लासीफाई क्या किया, क्योंकि आपने दो विचित्र, बिल्कुल अलग, प्लांट अलग एकदम, एनिमल बिल्कुल अलग, उन दोनों को एक साथ रख दिया है। और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या मैंने बताया कि सिमिलर जो है उन्हें एक साथ रखो, डिससिमिलर को अलग रख दो, यही तो डेफिनेशन लिखी है। तो उन्होंने बिल्कुल डिससिमिलर को एक साथ रख दिया, तो ये इनका फेल हो गया इसी कारण से। दूसरा, क्लोथिंग में भी ऐसे करेंगे, जैसे कि मान लो कॉटन पहन रहे हैं, जैसे कि मान लो शीप का वुल पहन ले रहे हैं, ठीक है, जूट वो पहन ले रहे हैं, या किसी की स्किन पहन ले रहे हैं किसी जानवर की, तो ये तो एनिमल है, एनिमल प्रोडक्ट है। ये भी एनिमल है। ये क्या है, प्लांट है। ये क्या है, प्लांट है। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने फिर से प्लांट और एनिमल को एक साथ रख दिया। क्या किया इन्होंने, प्लांट और एनिमल को एक साथ रख दिया, फिर से जो एक आसमान और ज़मीन को मिला दिया। तो ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल फेल इसीलिए हुआ क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन का तरीका जो था बिल्कुल लो लेवल का था, पुअर क्लासिफिकेशन था, कोई क्लासिफिकेशन समझो था ही नहीं और कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। तो ये क्लासिफिकेशन इन्होंने ऐसे किया, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी चैप्टर की फर्स्ट लाइन है, ठीक है। और ये है, तो ये इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कोई साइंटिफिक तरीका थोड़ी था, इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ लिखते चलेंगे तो पूरी कॉपी में नोट्स तैयार हो जाएंगे, फिर इसको इजीली रिवाइज कर सकेंगे आप, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन की दुनिया की, ठीक है। चलो इसे मैं रब करती हूँ। देखो अब क्या हो रहा है। अब मैंने बता दिया कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के अंदर इन्होंने क्लासीफाई किया, पर ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल पुअर लेवल का था, साइंटिफिक नहीं था कुछ, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके का नहीं था, ऐसे ही था जैसे कि बैठे और कर दिया कुछ, ठीक है। पर अब देखो, अब एक साइंटिस्ट आ रहे हैं, एक बायोलॉजिस्ट आ रहे हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल। आप लोगों ने इनका नाम बहुत जगह सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बड़ी अजीब बात है क्योंकि 10th क्लास की मैथ्स की बुक में भी अब इनका नाम पढ़ोगे, और हो सकता है और भी जगह पढ़ा हो, फिलॉसफी में नाम पढ़ोगे, और इनका नाम हर जगह जब शुरुआत ही कोई भी चीज़ पढ़नी होगी ना तो एरिस्टोटल भाई साहब का नाम आप जरूर सुनोगे, एरिस्टोटल। इज़ ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम, अपने समय के ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं ये, और फादर ऑफ जूलॉजी भी है, ठीक है। दो जगह के, जूलॉजी और बायोलॉजी, 2 ब्रांच के ये फादर हैं, तो बड़ी बात तो है। तो एरिस्टोटल सर आए, उन्होंने बोला कि तुम लोगों को क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हो, मैं बताता हूँ क्लासिफिकेशन साइंटिफिक तरीके से। इन्होंने बोला आप सारे ऑर्गेनिजम्स को देखा, इन्होंने बोला कि जो देख रहा हूँ, जो सामने दिख रहा है, उसी को देख कर ही क्लासीफाई कर देता हूँ ना, उसी के बेसिस पे हम लोग ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हैं, इतना दिमाग क्यों लगाना, जो सामने देख रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर दो। प्लांट बिल्कुल अलग दिखते हैं, एनिमल बिल्कुल अलग दिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्लांट देखो एक जगह पे खड़े रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनका, और एनिमल्स मूव कर रहे हैं, हरे भरे पौधे हैं, और एनिमल्स बहुत तरह के हैं। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ बाहर देखो, अभी सिर्फ बाहर, अंदरूनी मामला नहीं, सिर्फ बाहर का मामला है, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्लासीफाइड on the basis of morphological characters, ठीक है। बाहर के कैरेक्टर्स देखे इन्होंने, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बाहर को देख रहे हैं। जब शुरुआत किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को अगर देखते हो तो आप पहले उसे बाहर से देखते हो ना, हाँ स्मार्ट है, ब्यूटीफुल, हैंडसम है, उसके बाद अंदर जाते हो ना कि इस दिल की तो बड़ी गंदी थी वो, ऐसे कहते हैं ना फिर।
तो वही है, इन्होंने बाहर देखा पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसके बाद इसको बांट दिया किस बेसिस में, बाहर की तरफ देख के प्लांट और एनिमल बेसिस पता चल गया ना। दो किंगडम बना दी इन्होंने, एक बना दिया प्लांट और दूसरा बना दिया एनिमल्स। अब देखो इन्होंने कहा प्लांट और एनिमल तो बना दिया है तुमने, अब तुम प्लांट्स को भी ठीक से देखो, प्लांट्स को भी ठीक से देख रहे हैं। अब देख रहे हैं कि देखो तुम्हें 3 तरह के प्लांट दिख रहे हैं कि नहीं, एक बिल्कुल छोटा बच्चू है, एक एडोलसेंस आपकी एज का आ गया है मीडियम साइज़ का, और एक अंकल टाइप का बड़ा सा है एकदम तंदुरुस्त, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 3 कैटेगरी में तो बांट दी ये भी, एक बना दिया हर्ब, एक श्रब और एक कैटेगरी इन्होंने बनाई ट्री। बहुत इजी है। हर्ब जैसे छोटू बच्चू जैसे आप थे बचपन में, जैसे आप अभी हो श्रब हो, और ये आपके पापा हो गए ट्री टफ। तो 3 कैटेगरी में बांट दिया है। अब देखो क्या हो रहा है, हर्ब जो होते हैं वो स्मॉल प्लांट होते हैं, वेरी स्मॉल, और ग्रीन इनकी स्टेम होती है, ठीक है, इनकी स्टेम ग्रीन होती है, ठीक है। अब ये देखो श्रब, जैसे कि सनफ्लावर देते हो ना, वो आ गया इसमें, ये ऐसे पूरे ग्रीन होते हैं छोटे छोटे। अब श्रब, श्रब होते हैं मीडियम साइज़ के, कैसा साइज़ है इसका, मीडियम साइज़, और इनकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, स्टेम वुडी होती है, साइज़ छोटा होता है, इतनी मोटी स्टेम नहीं होती इसकी, लेकिन इतनी पतली भी नहीं है, ठीक है। स्टेम वुडी है, मीडियम साइज़ के हैं ये। जैसे कि एग्जांपल ले लो, सिट्रस का प्लांट ले लो, ठीक है। अब ट्री, ट्री तो पता ही है लार्ज साइज़ के हैं, ये रफ है, टफ है। इनकी स्टेम क्या है, हार्ड थिक स्टेम है, इनकी स्टेम बहुत थिक होती है, मोटे मोटे पेड़ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ही ले लो, मैंगो का ले लो, ये तो बहुत इजी सी बातें बता रही हूँ मैं आपको भी, ठीक है, वेरी इजी, ये तो पता ही होगा सबको। हर्ब श्रब और ट्री में इन्होंने बांट दिया, बहुत इजी तरीके से बांट दिया। अब इन्होंने एनिमल्स में क्या कहा, एनिमल्स में भी इन्होंने वही किया जो ईजिली दिख रहा था। एनिमल्स में सबसे ईजी तरीके से नहीं दिखा, ब्लड, ठीक है। इन्होंने कहा जिसके पास रेड ब्लड है, हैव रेड ब्लड, जिनका खून लाल है वो हैं, ये कैसे लिख दिया मैंने, जिनका खून लाल है उसे इन्होंने बोला इनाइमा, ठीक है। और जिसका ब्लड रेड नहीं है, ये नहीं बताया कि ब्लू है, ऑरेंज है, पर्पल है, नहीं, रेड नहीं है, उसको बोला इन्होंने एनाइमा। क्या बोला, एनाइमा। ए है ना इसमें तो एब्सेंस, ए से याद कर लेना, एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंट है नहीं इसमें। तो इनाइमा के अंदर क्या था, हैव रेड कलर ब्लड, ठीक है, इनका ब्लड रेड कलर का है। और रेड कलर का ब्लड कब होता है, जब रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, तो इनकी रेड कलर का ब्लड है। अब इसका डू नॉट हैव रेड ब्लड, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या आई, अब दिक्कत ये आई कि रेड ब्लड तो भाई अर्थवॉर्म का भी होता है, रेड ब्लड अर्थवॉर्म का होता है, रेड ब्लड तो बर्ड का भी होता है। अगर किसी ने वो कहानी पढ़ी हो या फिर देखा भी हो जीवन में, कभी कोई बर्ड घायल हो जाता है तो उसका खून बहता होता है, वो रेड कलर का ही होता है। अर्थवॉर्म भी रेड कलर का उसका ब्लड है। और ह्यूमन को ले लो, इन तीनों के ब्लड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। किस कलर के, रेड। अब मुझे ये बताओ, क्या ये तीनों एक ही हैं, क्या ये तीनों एक ही हैं? अर्थवॉर्म बिल्कुल अलग सेगमेंटेड बॉडी है, छोटा सा है, नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ है बेचारा, ठीक है। बर्ड आसमान में उड़ रही है, ह्यूमंस बिल्कुल अलग, उड़ नहीं पाते, विंग्स नहीं है। तो ये तीनों बहुत ही अलग हैं, बहुत अलग हैं ये तीनों। अभी जब आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे ना एनिमल किंगडम में, उसमें तब देखोगे इनके अलग अलग, इनके पूरे फाइलम अलग अलग इनके बना रखे हैं, इनकी क्लास अलग है, ऑर्डर सब अलग है इनका। तो ये बताओ, इन तीनों को एक साथ डाल दिया कि ब्लड के अकॉर्डिंग पे, तो ये तीनों तो बिल्कुल अलग थे। जैसे वहाँ पे हमने देखा था प्लांट में
नहीं, स्टार्टिंग का क्लासिफिकेशन जब कर रहे थे तो हम प्लांट एनिमल एक साथ डाल दे रहे थे, इसमें सारे एनिमल ही डाल रहे हैं पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल एक साथ डाल दिए इन्होंने। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल फेल हो गया, ये क्राइटेरिया बिल्कुल फेल है। ये क्राइटेरिया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, बस बहुत ही ईजी है अगर आप समझ गए हो तो। और इसमें जिसके पास रेड ब्लड नहीं है, अब ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू कलर का होता है और कॉकरोच का ब्लड वाइट होता है। ऑक्टोपस देखो एक, चलो लिख ही लो, ये ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू होता है और ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, कॉकरोचेस बोला था ना, कॉकरोच। तो कॉकरोच का खून वाइट कलर का होता है, इसका ब्लू कलर का होता है। इन दोनों को बोल दिया एक ही में है क्योंकि इनके पास रेड ब्लड नहीं है। अब ये बताओ, कॉकरोच तो इंसेक्ट में आ जाएगा, कॉकरोच तो पूरा पढ़ोगे आप, कॉकरोच बिल्कुल अलग है, ऑक्टोपस बिल्कुल अलग है, उसका अलग बनेगा भी, देखना कहाँ मोलस्क उसमें आएगा, कहाँ आएगा, अभी पढ़ेंगे हम। तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं लेकिन साथ में डाल दिया। यहाँ पे मैंने बता दिया अर्थवर्म, मैन, बर्ड एक साथ डाला हुआ है। तो ये टोटली पूरा कैसा क्लासिफिकेशन है? इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारी गलतियाँ हैं। अब ये बताओ गलतियाँ क्यों हैं? कौन सा क्लासिफिकेशन अच्छा होता है? क्लासिफिकेशन वो अच्छा होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ प्लांट और एनिमल का बेसिस लिया, अगर हम इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ले लें और भी क्राइटेरिया ले लें, अगर आपको दो लोगों के अंदर अंतर बताना है तो एक चीज़ से नहीं बात बनेगी कि वो लड़का है लड़की, आप उसको और भी डिफरेंस बताने पड़ेंगे। ये ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा हंसता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये फेलियर है, ये डफर है, ये ऐसा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि आपके क्राइटेरिया के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। इन्होंने कितने लिए? इन्होंने एक ब्लड लिया, जिसका ब्लड रेड है वो, जिसका ब्लड रेड नहीं है वो। अब 2-3 क्राइटेरिया और लेते तो हो सकता है और सेपरेशन करते तो और अच्छे से निकल के आता कुछ, लेकिन नहीं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन टोटली जो है ये एक, लेकिन ये फेल तो हुआ, बट ये है ना कि ये इन्होंने पहली बार किया था। अब कोई भी चीज़ आप पहली बार करो तो वो अच्छी तो होती, मतलब पहली बार करो तो एक उम्मीद तो जगती है, फेल हो जाओ तो क्या हुआ, पर आप कुछ करते तो हो एक, क्योंकि उस समय का ज़माना बताओ जब आप फूड, क्लोथिंग और शेल्टर इसके अंदर आप क्लासीफाई कर रहे हो। उस ज़माने में एक आदमी आया अरिस्टोटल नाम का साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि मैं आपको सेपरेट करके या क्लासीफाई करके बताता हूँ, तो उन्होंने किया ये बेसिक, क्योंकि उस ज़माने में तो इतना भी क्लासिफिकेशन करना बहुत बड़ी बात थी। तो आज हम कह सकते हैं क्योंकि आज हम और लेवल के क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ फर्स्ट अटेम्प्ट to do scientific classification। पहला अटेम्प्ट था ये साइंटिफिक तरीके से आप क्लासीफाई करो। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करो, फिर हम इसके आगे देखते हैं। जिसे नोट नहीं करना वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। चलो अब हम आगे करते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं अब क्लासिफिकेशन की दुनिया में। जब एक बार कोई काम हो जाता है तो उसकी रिसर्च रुकती नहीं है, रिसर्च होती रहती है। ठीक है, अब इन्होंने ये बता दिया था। अब आ रहे हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट, उन्होंने वो आए जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस का नाम आपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत बार सुना होगा। ठीक है, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, पढ़ा था ना हमने फर्स्ट चैप्टर में, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्हें कहा गया है, इन्होंने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी इन्होंने ही दिया था, गिव बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और अब हम इनकी बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दिया।
ठीक है, इन्होंने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब एरिस्टोटल सर ने हमने देखा था, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में बांट दिया था। इन्होंने बोला मैं भी 2 ही किंगडम रखता हूँ, लेकिन मैं क्राइटेरिया थोड़ा बदल देता हूँ। इन्होंने क्या कहा, एरिस्टोटल ने कहा था कि आप सिर्फ बाहर देखो, जितना दिख रहा है उतने पे काम करते हैं, ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं भागने का, हाँ सीधा देखने का। इन्होंने ये बोला था एरिस्टोटल ने। इन्होंने बोला कि हम देख तो रहे हैं पर एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं। हम देखें तो इसकी सेल वॉल को देखते हैं, ठीक है, हम इसकी सेल वॉल को देखते हैं। अगर आप देखो, अगर आप देखो तो कैसे बनानी है मैंने, अगर आप देखो तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर देखना है तो उसकी सेल ही सबसे पहले देखेंगे। इन्होंने सेल ली और बोला कि सेल को देखते हैं, और एक में इन्होंने देखा कि सेल वॉल है और एक में देखा सेल वॉल नहीं है। कईयों में मतलब देखा, कईयों में सेल वॉल है, कईयों में सेल वॉल नहीं है। जो मैंने बताया था ना कि एल्गी हैं, ब्रायो हैं, टेरिडो हैं, जिम्नो हैं, ये सब इन्होंने रिसर्च करके रख लिया था। फिर आप देख रहे हैं किसी में तो सेल वॉल है, किसी में सेल वॉल नहीं है। तो इन्होंने बोला कि अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बाद हम लोग देखते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो इनका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, इनका बेसिस था सेल वॉल, बहुत ही इजी बेसिस था, ठीक है, सेल वॉल इनका बेसिस था। तो सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, प्लांट वही प्लांट में और एनिमेलिया यानी एनिमल्स में, ठीक है। क्योंकि ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है तो हम देखेंगे इसमें 2 ही किंगडम बनाए हैं, पहला प्लांटे बनाया और दूसरा एनिमेलिया बनाया। अब इन्होंने क्या किया, जिन जिन के पास सेल वॉल थी उन्हें एक जगह रखा और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उन्हें अलग रख दिया। तो इसमें देखो कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ गया बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें आ गए डाइनोफ्लैगेलेट्स, इसमें आ गए डायटम्स, इन सब के पास सेल वॉल है। फिर आ गई एल्गी, फंजाई, मॉस लिखा है आपकी बुक में, ब्रायोफाइट्स, मॉसेज ही नहीं आते, पूरे ब्रायोफाइट्स होते हैं, फर्न ही नहीं होते, पूरे टेरिडोफाइट्स होते हैं, सबके पास सेल वॉल है। फिर जिम्नोस्पर्म, और लास्ट एंजियोस्पर्म, इसके आगे तो कुछ नहीं है, ठीक है। इन सब के पास सेल वॉल थी, उनको एक तरफ रख दिया इन्होंने। अब एनिमल में किसे रखा, एनिमल में रखा प्रोटोजोआ, इसके पास सेल वॉल नहीं है। दूसरा इन्होंने रखा इनवर्टिब्रेट्स, इसके पास सेल वॉल भी नहीं है, इसके पास रीढ़ की हड्डी भी नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। वर्टिब्रेट्स, इसके पास रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो एनिमल वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आई, ये वाला तो सारे सही थे, इनके पास सेल वॉल नहीं थे, सारा ये क्राइटेरिया सही बैठ रहा है। इसमें बहुत सारे थे ना, तो इनके बीच में खूब लड़ाई हुई घमासान। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, जब जहाँ भीड़ होगी वही तो लड़ाई होगी। तो अब देखो यहाँ क्या लड़ाई होगी। अब कैरोलस लीनियस ने इन दोनों को बांट दिया था, अब बाकी साइंटिस्ट आने लगे, उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, इनवर्टिब्रेट से ये, ठीक है, आई है ये। अब उन्होंने देखा कि इन्हीं में प्रॉब्लम है, तो अब देखो एक एक करके इन्होंने एक एक करके फिर उसके ड्रॉबैक्स बताने लगे, ठीक है। आप पहले इसे नोट करो, फिर मैं इसके ड्रॉबैक्स बताती हूँ और फिर हम आगे का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब हम देखते हैं इसकी ड्रॉबैक्स क्या क्या निकाले इन्होंने, और अब समझने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप यहाँ पे समझ गए, अगर आप ये समझ गए ड्रॉबैक्स कैरोलस लीनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो अब बाकी क्लासिफिकेशन भी समझ जाओगे। बस ड्रॉबैक्स को ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन।
ठीक है। इट फेल्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नंबर 1, आप ये लिखिए, इट फेल्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर, चलो ये पॉइंट रहने दो पहले, दूसरा पॉइंट पहले लिखवाती हूँ, फिर एक रिदम बनी रहेगी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच पे डिफरेंस नहीं बता पाए, सबको एक ही में रख दिया। अब जो इन्होंने प्लांट वाला दिक्कत थी ना, वो मैं यहाँ लिखती हूँ। इन्होंने बैक्टीरिया रखा हुआ था, उसमें इन्होंने डायनोफ्लैगेलेट्स रखे थे, डाइटम्स भी रखे थे, उधर पे इन्होंने एल्गी, फंजाई, प्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, ये सब रखा था ना, इसी में दिक्कत आई। अब इन्होंने बता दिया कि तुमने सबको एक साथ रख तो दिया है, पर तुमने देखा क्या, इसमें जो है कुछ है प्रोकैरियोट्स और कुछ है यूकैरियोट्स, तुमने दोनों को एक साथ कैसे रख दिया? सेल वॉल तो ठीक है, सेल वॉल का क्राइटेरिया तो ठीक है, पर सेल वॉल से ही क्या होता है, सेल वॉल के बेसिस पे क्या हो गया, कुछ तो प्रोकैरियोट्स है, कुछ तो यूकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को तुमने अलग क्यों नहीं रखा? अब बच्चे ये सोच रहे होंगे मैडम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है, तो देखो प्रोकैरियोट्स क्या होता है। प्रोकैरियोट जैसे कि ये मैं बताती हूँ, ये बना लो सेल और ये भी बना लो एक सेल, ठीक है, अच्छी बनी है क्या? चलो समझने से मतलब है, ठीक है, ये सेल बना लिया आपने। अब ये इसका क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका डीएनए आरएनए, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है। अब इसका भी जेनेटिक मटेरियल बना देते हैं। अब आपको ये हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है जो इन्होंने बताया था। देखो अब ये पूरा साइटोप्लाज्म पूरा भरा होता है, ये जो ऐसे ऐसे बनाते हैं ना हम लोग डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म है। अगर आप इसको डॉट डॉट नहीं बनाओगे इसका मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इसीलिए ऐसे डॉट डॉट बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब ये बताओ इस प्रोकैरियोट्स में, प्रो का मतलब ही होता है प्रीवियस, पुराना, ठीक है, प्राचीन, प्रो पुराना, ठीक है। तो इसमें देखो कि इसका जो साइटोप्लाज्म है ये वाला, उसके कांटेक्ट में ही है पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल, है ना, ये दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में है। जेनेटिक मटेरियल ये पूरा साइटोप्लाज्म से टच कर रहा है, अच्छा खासा टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है। लेकिन इसको देखते हैं, अब इसके अंदर एक सेपरेशन आ जाता है। ये देखो, इसके पास एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने के कारण ये साइटोप्लाज्म से क्या है, दोनों डिफरेंट, दोनों सेपरेट हो गए हैं। और इसे हम क्या कह रहे हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है किसकी, न्यूक्लियस की है। तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है इसी कारण से इसके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो जिसके पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये थोड़ा एडवांस फीचर है, ठीक है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो इसके पास एडवांसमेंट है ना, क्योंकि इसके पास ये चीज़ है। तो ये होने के कारण ये यूकैरियोट्स से एडवांस है और ये प्रोकैरियोट्स है। तो उन्होंने बोला कि तुमने इसमें से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया है ना, ये प्रोकैरियोट है, क्या है, ये प्रोकैरियोट है। और ये बाकी के सारे जो है इन्होंने देखा, एक एक को खोल के देख रहे हैं भाई कि तू प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट, सबकी सेल निकाल निकाल के देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये तो यूकैरियोट है। तो बोल रहे कैरोलस लीनियस, भाई साहब आपने बहुत तो अच्छा बताया, लेकिन आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया। आपने फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th क्लास के बच्चे के साथ कैसे रख दिया है, कैसे ही पढ़ पाएगा फर्स्ट वाला 10th की बात, ठीक है। और ये 10th वाला बच्चा फर्स्ट वाले से कितना डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ भी करने लगेगा क्लास में। तो इसी प्रकार से प्रोकैरियोट यूकैरियोट को रखने के कारण उन्होंने बोला ये क्या आपने बता दिया। तो पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया, ठीक है। और ये देखो बैक्टीरिया जो मैंने प्रोकैरियोट लिखा है ना, ये बैक्टीरिया सबसे अलबेला है, इसमें यूनिक स्टूडेंट है, ये
सबसे यूनिक है। अभी देखो यही खेल करेगा सारा। तो पहला आपको याद रखना है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाए, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, एक ही में रख दिया इन्होंने, ठीक है। दूसरा ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए यूनिसेलुलर, इसमें मैं लिख देती हूँ ना, जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगा और ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी, साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे, और इसमें सारे एडवांस वाले आ जाएंगे, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, सारे आ जाएंगे एटसेट्रा, ठीक है। ये आप लिख लेना। दूसरा ये नहीं बता पाए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया इन्होंने, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया इन्होंने। अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है, बिल्कुल इजी है। इसमें एक सेल होंगे और ये मल्टीपल सेल्स के बने होंगे, ऐसा ही तो होगा। हम लोग कैसे हैं, मल्टीसेलुलर है और इसके पास एक सेल है। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है। अब ये प्रोकैरियोट और ये वाला यूकैरियोट वाला किस्सा थोड़ा मिटाती हूँ मैं और आपको बताती हूँ यूनिसेलुलर वाला। अब यूनिसेलुलर में क्या दिक्कत आ रही थी कि इसमें से कुछ यूनिसेलुलर थे और कुछ मल्टीसेलुलर थे। इन्होंने देखा बैक्टीरिया, डायनोफ्लाजेलेट और डायटम्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे इन्होंने देखा यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनी है, यूनी, वन सेल है इनके पास, ठीक है। बेचारे के पास एक ही सेल है, एक ही सेल, ठीक है। अब ये वाले जो सारे थे ये मल्टीसेलुलर थे। कैसे थे, मल्टीसेलुलर थे। इनके पास बहुत सारे सेल थे, मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टीप्लाई करो, बहुत सारे थे। और ये तो उन्होंने कहा आपने बैक्टीरिया, डायनोफ्लाजेलेट, डायटम, इन सब को एक उनके साथ रख दिया है, किनके साथ, इनके साथ। मतलब आपने भिखारी को मानना मत, चलो मैं एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे कि इसके पास रोटी नहीं बेचारे को, इसको आपने पार्टी में डाल दिया अंबानी की, ठीक है। मतलब ये गरीब है और अमीर, सबकी एक साथ कैसे जोड़ी बना दी है। गरीब और अमीर की जोड़ी सिर्फ फिल्मों में बनती है, रियल लाइफ में नहीं बनती, ठीक है। एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन हमें तो समझने के लिए समझना है ना। तो यहाँ इसके पास एक ही सेल है, उसको भी आपने वहाँ पे रख दिया है प्लांट में ही। और जिसके पास बहुत सारे सेल हैं, अमीर है, माला माल है, 5 रोटी खा रहा है, वो एक ही खा रहा है, उसको भी आपने साथ में रख दिया। तो ये भी दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पे क्या आप लिख लो, बैक्टीरिया लिख लो, डायनोफ्लाजेलेट्स लिख दो, डायटम्स लिख दो। आपकी बुक पे लिखा हुआ है क्लमाइडोमोनाज। क्लमाइडोमोनाज एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। क्लमाइडोमोनाज लिखा हुआ है आपकी बुक में, वो भी यूनिसेलुलर है, एक सेल है। मल्टीसेलुलर में तो आप एल्गी को ले लो, पंजाई को ले लो, किसी को भी ले लो, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गए, 2 हो गए, दोनों आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब मैं इसको थर्ड, ये सारे याद करके रखना जो हम आगे क्लासिफिकेशन जब आएंगे ना आगे, उन क्लासिफिकेशन में यही जो इनके ड्रॉबैक्स हैं यही इस्तेमाल होंगे। अब इन्होंने थर्ड बता दिया, क्या इन्होंने थर्ड पॉइंट क्या बताया, ही फेल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक तो पता ही है ना। ऑटो माने क्या, ऑटो माने क्या, ऑटो स्टार्ट नहीं होता गाड़ी के अंदर, ऑटो स्टार्ट का मतलब खुद ही स्टार्ट हो जाएगी, बस बटन दबा देना है, ठीक है, वो होता है। तो इसमें ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं ना, अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं जैसे कि हम लोग होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो इन्होंने बोला, कैरोलस लिनियस कि मैं ड्रॉबैक साइंटिस्ट ने निकाला कि तुमने ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को एक साथ रख दिया है। ये क्या किया तुमने, मतलब जो अपना खाना खुद बना पा रहा है और जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, नौकर रखता है वो, तो दोनों को एक साथ कैसे रख दिया तुमने भाई। मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ और दूसरा अगला है कि मेरा बनाया हुआ खा रहा है, तो मैं उसको अपने साथ क्यों रखूँगा, निकाल दूंगा ना। ऐसे तो करते हैं हम लोग हॉस्टल में, जो दोस्त खाना नहीं बनवाता साथ में, फिर बोलते भाई तू जा, मैं तेरे साथ रह नहीं पाऊँगा, लड़ लेते हैं, वही वाला बात है। इसमें भी यही बात है। हम देखो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर लड़ाई हुई
और इन लोगों ने देखो अब इसमें ये देखो कि फंजाई क्या है, अपना खाना खुद बनाता है कि नहीं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। अब आप सोचो ये सब कैसे निकल रहा था, साइड में से रिसर्च हो रही थी, सबको एक एक ऑर्गेनिजम्स की सेल, इनके बिहेवियर को पढ़ा जा रहा था। तो फंजाई को देखा ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशन, मैंने कहा ना बैक्टीरिया सबसे अलबेला है, अनोखा है, वो उसके पास ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है, सैप्रोफाइट है, सब प्रकार का उस पर कीमोसिंथेसिस भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, सब टाइप के ये फूड बनाता है, ऑटोट्रॉफिक भी हेटरोट्रॉफिक भी है। डायनोफ्लैजेलेट और डायटम्स जो हैं ये हेटरोट्रॉप्स है, और ये फंजाई भी हेटरोट्रॉप्स है, ये ऑटोट्रॉप्स हैं और ये हेटरोट्रॉप्स है। ठीक है, तो ये आप क्राइटेरिया लिख सकते हो। अब ये मतलब ये लिख लो, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक के बीच में जो है डिफरेंस नहीं बता पाए, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए ये ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट ये हो गया कि इसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यूक्लिनॉइड आ जाएगा, वो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठा, प्लांट में भी नहीं बैठा, ना ही एनिमल में बैठा। तो ही fails to put some organisms in either category। ठीक है, some organisms do not fit in either category। किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, ना ही प्लांट में ना ही एनिमल में, जैसे कि यूग्लिनॉइड्स। अब सोचोगे यूग्लिनॉइड्स क्या है, जब अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो यूग्लिनॉइड्स क्या है, डायनोफ्लैजेलेट्स क्या है, डायटम्स क्या है, सब पता चलेगा अभी आपको। ठीक है, तो इसका बिहेवियर देखो, ये अनोखा था। ये अनोखा इसलिए था, इसके पास सेल वॉल नहीं थी, सेल वॉल इसके पास एब्सेंट थी। इसके पास प्रोटीन की एक लेयर होती है, ठीक है, आउटर बाउंड्री होती है इसकी। तो यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल नहीं थी, इसलिए तो इसे प्लांट में नहीं रखा था। लेकिन देखो इसका बिहेवियर क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होती है, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस भी कर लेती है ये, यानी कि अपना काम जो है खुद कर सकता है। तो ये सेल वॉल ना होना क्राइटेरिया किसका है, एनिमल का है, क्योंकि हमने एनिमल में तो रखा था जिसके पास सेल वॉल नहीं है, और जिसके पास सेल वॉल है उसको हमने एनिमल में रखा था, तो इसका एनिमल टाइप बिहेवियर हो गया। फिर ये ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस है, ये कौन करता है, ये तो प्लांट करते हैं, तो प्लांट लाइक भी है ये एनिमल लाइक भी है और प्लांट लाइक भी है। तो अब क्या करें, इसे किस कैटेगरी में रखें? तो कुछ ऑर्गेनिज्म दोनों कैटेगरी में जो हैं वो कैरोलस लीनियस नहीं रख पाए, तो ये भी उसका ड्रॉबैक नंबर 4 हो जाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक आपको समझ में आ गया। ऑटोट्रॉपिक में लिख लीजिए एल्गी, अपना खाना खुद बनाता है, और यहाँ पे लिख लीजिए फंजाई, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। एल्गी की सेल वॉल भी लिख लीजिए, ये सेलुलोज की बनी होती है, और इसकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इसमें भी डिफरेंस है थोड़ा, लेकिन बेसिकली मेन डिफरेंस है कि एल्गी अपना खाना खुद बनाता है, फंजाई अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे ड्रॉबैक्स। पहला ड्रॉबैक क्या था, आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया। जब इतना बड़ा ग्रुप बनाएंगे तो उसमें तो बहुत सारी वेराइटीज़ होंगी, ये तो घुचड़ मुचड़ तो हो ही जाएगा ना, तो इन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ रख दिया, ये पहला डिफरेंस आ गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस आ गया, इन्होंने ड्रॉबैक आ गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। इन्होंने फर्स्ट क्लास के बच्चे और 10th क्लास के बच्चे को एक साथ रख दिया, जो ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। उसके बाद इन्होंने ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक को, जो अपना खाना खुद बना रहा है, जो दूसरे से ले रहा है, उनको भी एक साथ रख दिया, तो ये हो गया। और कुछ को कहीं भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिसमें दोनों बिहेवियर थे, तो उन्हें किस कैटेगरी में रखें, ये तो रखा ही नहीं इन्होंने, उसे लावारिस ही छोड़ दिया कि अब मैं तो 2 ही कैटेगरी बताऊंगा, अब बाकी जो ऑर्गेनिज्म बचे छोड़ो। तो वो क्या हुआ, तो ये सब ड्रॉबैक में आ गए। तो आप इसे लिख लीजिए पहले। अब ये लिखने के बाद अब देखो क्या हो रहा है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो हो गया, कैरोलस लीनियस आ गए। अब मैंने कहा था आपको ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखना,
पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था अर्नस्ट हैक्ल। एक बार स्पेलिंग देख लेती हूँ मैं, HAE। अर्नस्ट हैक्ल भाई साहब आए। ठीक है, इसे थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं ना कि बिस्तर पे लेट के सुन रहे हैं? अर्नस्ट हैक्ल भाई साहब आए। ये 3rd नंबर का क्लासिफिकेशन में करवा रही हूँ। ठीक है, 3rd नंबर पे आए। 3rd नंबर पे आ रहे हैं तो 3 किंगडम भी दिया इन्होंने। ठीक है, 3 किंगडम दे रहे हैं। प्लांट, वही प्लांटे, दूसरा एनिमेलिया यानी एनिमल, और देखते तीसरा क्या दे रहे हैं। देखिए, कैरोलस लीनियस ने अपना क्राइटेरिया क्या बेसिस लिया था? सेल वॉल लिया था, तो सेल वॉल सब लोग ले रहे हैं। इन्होंने सेल वॉल को लिया। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट। ऐसा ही था ना, एक इसी क्राइटेरिया को लिया था। अब तीसरा ले रहे हैं, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट भी है, किसी में नहीं भी है। अब इन्होंने दूसरा क्राइटेरिया क्या लिया? देखो, ये पहला क्राइटेरिया ले रहे हैं, दूसरा क्राइटेरिया को बहुत ही ईजी है। हमने ड्रॉबैक नंबर 2 क्या पढ़ा था? ड्रॉबैक नंबर 2 पढ़ा था कि उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया, जिसपे मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था? एग्जाम्पल मैंने दिया था, जो क्या कहते हैं, जो गरीब था और जो अमीर था वो एक साथ आ गए। अमीर और गरीब एक साथ आ गया। फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट जो है 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ आ गया। तो आप कैसे भी याद कर लो, ईजी है कि अमीर और गरीब एक साथ नहीं आ सकते, फिल्मों में ही आते हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो इन्होंने क्राइटेरिया लिया कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को हम अलग कर देते हैं। तो देखिए, प्लांट्स सारे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, एनिमल्स कैसे हैं? सारे मल्टी सेलुलर। एनिमल्स वाले में कोई खासा दिक्कत नहीं थी, मल्टी सेलुलर है। अब ये वाले उन्होंने कहा कि अब यूनिसेलुलर को अलग करो। सारे यूनिसेलुलर इन्होंने एक तरफ कर दिए। ठीक है, यूनिसेलुलर एक तरफ करने के बाद उस किंगडम का नाम रखा इन्होंने प्रोटिस्टा। क्या रखा? प्रोटिस्टा। 3rd किंगडम आ गया प्रोटिस्टा। 3 किंगडम दे रहे हैं क्योंकि 3rd नंबर पे मैं इनका नाम भी लिख रही हूँ। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख लो ना, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये ड्रॉबैक्स को अगर एक तरफ मैं लिख पाती ना तो और अच्छे से समझ में आता। चलो कोई नहीं, हमने क्या पढ़ा था? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक तरफ रख दिया। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया। हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को एक साथ रख दिया, ये पढ़ा था ना। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट ले रहे हैं। इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को अर्नस्ट हैक्ल सर ने अलग एक क्राइटेरिया ले लिया कि सेल वॉल तो क्राइटेरिया रहेगा ही। ठीक है, हम मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को अलग करते हैं। इन्होंने मल्टी सेलुलर को अलग कर दिए और यूनिसेलुलर का एक नया किंगडम बना दिया, जिस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। ठीक है, अब प्रोटिस्टा में इन्होंने सारे यूनिसेलुलर डाल दिए। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। टेरिडो भी मल्टी सेलुलर है। ब्रायो भी मल्टी सेलुलर है। फंजाई भी क्या है? मल्टी सेलुलर है। एंजियो क्या है? मल्टी सेलुलर है। ये सारे क्या है? MMM मल्टी सेलुलर है सारे के सारे। ठीक है, लेकिन अब डायटम पे गए तो ये यूनिसेलुलर निकला। डायनोफ्लैजेलेट्स भी यूनिसेलुलर और बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर। तो अब ये बताओ कि इसके अंदर कौन कौन से आ गए? इसके पास ये तीनों आ गए, बैक्टीरिया भी आ गया, डायनोफ्लैजेलेट्स भी आ गए, डायटम्स भी आ गए। ये सारे कहाँ पे आ गए? इसके पास आ गए। ठीक है, इसके पास आ गए ये तीनों। ऐसे देख लो, मतलब ये समझने के लिए समझ लो। ठीक है, बैक्टीरिया भी आ गए, डायनोफ्लैजेलेट्स भी आ गए, डायटम्स भी आ गए। चलो मैं लिख देती हूँ, बैक्टीरिया भी आ गया इसके पास आ गया डायनोफ्लैजेलेट्स,
और इसके पास डायटम्स भी आ गए। सारे आ गए कि नहीं आ गए? क्योंकि ये तीनों के तीनों मल्टी सेलुलर है, अरे यूनिसेलुलर है, तो उन्होंने यूनिसेलुलर वाला कर दिया। ये हो गई बात ख़त्म, इन्होंने थर्ड किंगडम ये बना दिया। अब इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे एक और सर आते हैं। वो सर देखो क्या बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। उन्होंने बोला कि आपने यूनिसेलुलर तो एक साथ रख दिए, बैक्टीरिया, डायनोफ्लैगेलेट, डायटम, इस तीनों के तीनों यूनिसेलुलर है, आपने एक साथ रख दिया। पर आपको ये नहीं लगता कि आपने ड्रॉबैक नंबर 2 प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को भी साथ में रख दिया है। इन्होंने ये देखा, इन भाई साहब का नाम था कोपलैंड। इन भाई साहब का नाम क्या था? कोपलैंड। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि भाई चलो यूनिसेलुलर के बेसिस पर, मल्टी सेलुलर के बेसिस पे तो तुमने बांट दिया, तुमने जिसे बांटा है यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर के बेसिस पे, वो बैक्टीरिया, डायनोफ्लैगेलेट, डायटम्स तो हैं, यही तीन तो हैं, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या ये प्रोकैरियोट नहीं है बैक्टीरिया, और ये दोनों क्या यूकैरियोट नहीं हैं? ये बताओ। तो बोला हाँ भाई बात तो सही हो रही है। तो अब ये क्या करेंगे, देखो मैंने बताया ना ड्रॉबैक्स को देख के रखो। ये पहले जो थर्ड नंबर पे साइंटिस्ट आए, उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्राइटेरिया ले लिया। जो ड्रॉबैक्स था किसका? कैरोलस लीनियस के ड्रॉबैक नंबर 1, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया। अभी दूसरा ड्रॉबैक नंबर 2 प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, उसका क्राइटेरिया कौन बना रहा है? कोपलैंड बना रहे हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सेल वॉल तो लिया ही है, इन्होंने प्लांट, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ये लिख लिया। आप लिखिए ये, इसमें भी सेल वॉल बेसिस लिया। इसको ऊपर लिख दूं क्या? सेल वॉल इसमें, चलो लिख देती हूँ, इसमें प्रेजेंट है सेल वॉल, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। ऊपर लिख दूं क्या? गड़बड़ हो रही है। प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल प्रेजेंट है और नहीं भी है कईयों में। पहला क्राइटेरिया ये लिया। दूसरा क्राइटेरिया ये वाला ही लेंगे, मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर ये भी है। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा भी मल्टी सेलुलर है। नहीं, प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर है। ये तो यहीं पे देखा ना हमने, यूनिसेलुलर है। अब इन्होंने क्या बताया, इस वाले के पास भी यही था, सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, यूनिसेलुलर। ये बात तो सही था, हर कोई ये बात तक तो सही था। दिक्कत अब कहाँ आ रही थी? ये क्राइटेरिया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का ले रहे थे। तो इन्होंने देखा कि ये भी यूकैरियोट है, ये क्या है? ये भी यूकैरियोट है। ये देखा तो ये भी यूकैरियोट है। इन्होंने यहीं पे पंगा करके बोला था कि आप जो बैक्टीरिया को ले रहे हो, ये वाले को बैक्टीरिया को, ये क्या है? ये प्रोकैरियोट है। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, सारे के सारे बैक्टीरिया को उठा के डाल दिया एक नए किंगडम में, जिसका नाम है मोनेरा। समझ में आया? नोट करो, मैं एक बार रिवाइज करवाती हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, पहले हमने सारे के सारे ड्रॉबैक्स देख लिए थे। ड्रॉबैक्स किस बेसिस पे थे? यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया था, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ रख दिया था, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को, यही तीन लेते हैं अभी, ठीक है? इसी तीनों में काम हो जाएगा हमारा। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को साथ में रख दिया था, ठीक है? अब साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि हम लोग, कैरोलस लीनियस सर ने इतनी मेहनत तो की, उनकी मेहनत बेकार थोड़े जाएगी। हम लोग उन्हीं के ड्रॉबैक्स को उठाते हैं और उसी एक पॉइंट को, मतलब पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट को लेते हुए एक उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फिर आए साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल, उन्होंने बोला मैं अब ले लेता हूँ
उनको क्राइटेरिया नंबर 1 यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का, तो उन्होंने यही ले लिया। तो देखा मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर के बेसिस पे जब उन्होंने बांटने लगे तो उन्होंने देखा सारे के सारे तो मल्टी सेलुलर थे, पर बैक्टीरिया, डायनोफ्लाजेलेट्स और डायटम्स ये तीनों क्या निकले, ये तीनों निकले यूनिसेलुलर। तो इन्होंने इसमें रख दिया और इस ग्रुप का नाम रख दिया प्रोटिस्टा। क्या रख दिया इस किंगडम का नाम? प्रोटिस्टा रख दिया। थर्ड किंगडम बना दिया, थर्ड नंबर पे ही आए थे। फिर फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं और ये 4 किंगडम बना रहे हैं। अच्छा ये 4 किंगडम लिख लेना यहाँ पे, 4 किंगडम बना रहे हैं, 4th नंबर पे ही आ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, तुमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर तो देखा और यूनिसेलुलर को अलग कर दिया, वेरी गुड, लेकिन क्या तुमने जिन्हें यूनिसेलुलर बताया है उनमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस नहीं देख रहे हो क्या? पॉइंट नंबर, ड्रॉबैक नंबर 2, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में भी तो इनमें दोनों में डिफरेंस है। तो उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बेसिस पे डिफरेंस लिया। सेल वॉल का किसने लिया था? कैरोलस लीनियस ने। मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर किसने लिया था? अर्नस्ट हैक्ल ने। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का ले लिया कोपलैंड सर ने, और यूकैरियोट को अलग बांट दिया और प्रोकैरियोट को अलग बांटते हुए मोनेरा एक नया किंगडम बना दिया। ठीक है, अभी सारा आप नोट करो, उसके बाद मैं बताती हूँ लास्ट किंगडम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने कहा ना एक रह गया, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब देखो क्या हुआ, अब हमने चारों किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब हम आ गए हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। अभी आएंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जो अरे वो भी मिटा दिया, चलो वापस लिखेंगे। अब आगे RH विटेकर, RH विटेकर। एक बार स्पेलिंग देख लेती हूँ मैं, क्योंकि इन साइंटिस्ट के नेम होते हैं, स्पेलिंग कुछ अलग होती है। RH विटेकर 1969 में आए। बहुत इजी है, 9 और 9 के बीच में 6 सीधा। ठीक है, RH विटेकर साइंटिस्ट आते हैं और ये बोलते हैं कि तुमने सबके बेसिस पे तो कर दिया है, यूनिसेलुलर कर दिया, मल्टी सेलुलर कर दिया, प्रोकैरियोट भी कर दिया, यूकैरियोट भी कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या रह गया? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक ही तो रह गया है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक ही तो रह गया। अब खुद देखो तुम, ये अलग बना दिया इन्होंने, बैक्टीरिया हो गया, डायनोफ्लाजेलेट, डायटम्स। ठीक है, ये सारे एक साथ ये निकल गए अलग, इनका अलग ही किंगडम बन गया, इन सब का अलग बन गया ना। बैक्टीरिया का क्या बन गया? बैक्टीरिया का मोनेरा बन गया, इन दोनों को क्या बन गया? प्रोटिस्टा बन गया। प्रोटिस्टा बन में आ गए, ये लोग अलग हो गए। अब देखो दिक्कत क्या आई, अब इनको देखा इन्होंने, अब इनको देखा तो देखा कि ये सारे तो अपना खाना बना ले रहे थे, बस इसमें एक चोर था फंजाई, वो इन सब का खाना खाता होता था। ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बनाता था, वो सोचता था कोई दे दे। इन सब ने चाल चली, इन सब ने बोला कि हम तुझे घर से निकाल रहे हैं, हम नहीं रखेंगे अपने साथ तुझे, क्योंकि तुझे अपना खाना बनाना नहीं है, रोज़ रोज़ मांगने आ जाता है। रोज़ रोज़ मांगने जाओगे तो कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देता। तो इन्होंने इसको भगा दिया। फिर भागते हुए किसके पास गया? भागते हुए विटेकर सर के पास गया। तो विटेकर सर ने बोला, RH विटेकर सर बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हें भगाया है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक नया किंगडम दूंगा, तुम्हें एक नए किंगडम का राजा बनाऊंगा मैं, और उस किंगडम का नाम होगा फंजाई। ठीक है, तो ये देखो ऐसे ही बन गया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऐसे ही जन्म हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, दया भावना से, करुणा से, दया से। ठीक है, पहला हमने देखा था प्लांट, एनिमेलिया, एनिमल, इनकम हो रही है क्या? एनिमेलिया। फिर हमने प्रोटिस्टा भी देख लिया था, जिसमें हमने डायनोफ्लैजेलेट्स और ये डाल दिए थे। फिर मोनेरा में हमने बैक्टीरिया डाल दिया था। अब फिर लास्ट में बचा था फंजाई, जो अपना खाना खुद नहीं बेचारा बना पा रहा था। ठीक है, एक बार मैं ना थोड़ा इंक भर लेती हूँ इसका। अब देखो, मैंने बताया ना फंजाई को घर से निकाल दिया,
तो आर एच विटेकर ने बोला मैं तुम्हें एक नया किंगडम देता हूँ, किंगडम नंबर 5, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा यहाँ लिखा है मैंने, पर ठीक है, अभी ये रब करेंगे। अब देखो वही क्राइटेरिया फिर ले लो। सेल वॉल से शुरुआत हुई थी, सेल वॉल प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। मैं इसको रबी कर देती हूँ, क्या बीच में आ रहा है। ये प्लस का मतलब है प्रेजेंट, ठीक है। सेल वॉल पहला क्राइटेरिया ले रहे थे ना, कैरोलस लीनियस। दूसरा क्राइटेरिया मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर का किसने लिया था? अर्नस्ट हैकेल सर ने लिया था। तो यहाँ पे आएगा ये क्या है? मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर है। प्रोटिस्टा भी क्या है? यूनिसेलुलर है, और ये भी यूनिसेलुलर है, और ये मल्टी सेलुलर है। पूरा फुल कर लेना, इसे पूरा फिल कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात आई थी। ये क्या है? यूकैरियोट। ये क्या है? यूकैरियोट। ये क्या है? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट तो बस एक ही थे, बैक्टीरिया, अल्वेला। मैंने कहा ना यही सबसे अल्वेला है, प्रोकैरियोट था ये। चलो पूरा फिल कर लेना, और ये भी यूकैरियोट था। अब हमने लास्ट जो डिफ्रेंशिएशन किया था किसके बेसिस पे किया था? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बेसिस पे। ये वाला तो ऑटो है, खुद ही खाना बना लेता है। ये क्या, अपना खाना कभी भी एनिमल्स खुद नहीं बनाते हैं, कहीं ना कहीं शिकार करते हैं या मार मूर के खाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक। प्रोटिस्टा क्या है? हेटेरो और ऑटो भी होता है वैसे। ये तो ऑटो और हेट्रो, ये भी ऑटो भी लिख लो इसमें, ऑटो हेट्रो दोनों होते हैं। और ये वाला तो हेट्रो ही है। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हो गए ये 2 3 4 और ये 5। ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, इसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब इसमें से मुझे ये बताओ कि यूकैरियोटिक कितने हैं? इसमें से यूकैरियोटिक कितने हैं? यूकैरियोट पर किंगडम देखो, खुद ही गिन लो ना। 1 2 3 4 किंगडम्स जो हैं, 4 किंगडम्स कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। कौन कौन से हैं? प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा। अब देखो इसमें से मल्टी सेलुलर कितने हैं? पता नहीं, इंक तो भरी थी इसमें, इतनी लाइट क्यों लग रहा है? मल्टी सेलुलर देख लो, खुद ही काउंट कर लो। 1 2 और 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्लांटे, 3 किंगडम्स, प्लांटे, एनिमेलिया और फंजाई। ठीक है, ये लिख लेना, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये इतने हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन नंबर 5 जो आर एच विटेकर ने दिया था। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। इधर पे कुछ तो लिखे ही है, कुछ 1 2 और थे। रिप्रोडक्शन एक था, एक फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स भी लिए थे, वो पूरे पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम लेक्चर ओवर करेंगे। आप इसे लिख लीजिए। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ ये कंप्लीट कर दूँ, वरना फिर रिदम खराब हो जाएगी। अब आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, और उनका बेसिस या फिर क्राइटेरिया फॉर
क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। क्या बेसिस है देख लेते हैं। 5 बेसिस हैं। रिवाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5। रिवाइज मतलब रिप्रोडक्शन, किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं ये क्राइटेरिया इन्होंने लिया था। उधर पे लिखा नहीं है पर लिया था इन्होंने। फिजिक्स माने क्या? फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है क्या? इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री, कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से आए, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका एक इन्होंने क्राइटेरिया लिया था। ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब ये है सेल टाइप, सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देखा ना हमने, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बायोलॉजी, बी से क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंक बहुत कम हो गया है, आप इसे नोट डाउन करिए। मैं देखती हूँ कि विजिबल भी है क्या। विजिबल है। अब देखो सेल वॉल के अंदर क्या है? सेल टाइप। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? इसमें प्रोकैरियोट है। सेल टाइप होगा, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल टाइप। प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है? यही सब तो हमने देखा ना आगे। यही तो क्राइटेरिया लिया थे। ये क्राइटेरिया ले लिया था, ये भी लिया था, ये भी लिया था। ये दोनों नहीं लिखे थे पर ये भी लिए थे। तो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया आर एच विटेकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने एरिस्टोटल से शुरू किया, उन्होंने प्लांट और एनिमल के बीच में क्लासीफाई किया। उसके बाद हमने कैरोलस लीनियस को लिया। कैरोलस लीनियस से प्लांट और एनिमल में किया तो पर उनके 4 ड्रॉबैक्स आ गए, जिन 4 ड्रॉबैक्स ने हमारी एक नए नए क्लासिफिकेशंस को पैदा किया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय अर्नस्ट हैकल ये देखा हमने, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया को ऐड कर दिया, मोनेरा ग्रुप बना दिया प्रोटिस्टा के साथ साथ। तो वो दिया था किसने? कोपलैंड ने। और लास्ट में आ गए जो फंजाई को भी घर से निकाला गया, तब हमने देखा कि आर एच विटेकर ने उन्हें सहारा देते हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया, जिसको हमने पढ़ा अभी और उसका क्राइटेरिया भी लिखा। तो आपकी बुक में बेसिकली यही दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो हम इधर ही से शुरू करेंगे और एक और क्लासिफिकेशन रहेगा वो भी पढ़ेंगे। इसका पूरा चार्ट है आपकी बुक के अंदर, सेकंड पेज पे, वो भी पूरा का पूरा ड्रॉ करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये सारा का सारा चैप्टर का ये 2 पेज जो है स्टार्टिंग है उससे पढ़िए, रिवाइज़ करिए, उससे लर्न करिए जितना भी आज पढ़ाया गया है, और द लिविंग वर्ड चैप्टर को भी रिवाइज़ करिए, उसके भी क्वेश्चंस लगाइए। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू होप, विद न्यू स्कोप। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।